पाकिस्तानी पंजाब में मियां चन्नू के गांव में पैदा होने वाला एक मज़दूर का बेटा अरशद नदीम जब कल लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वहां पर हज़ारों लोग थे उसका इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम कहने के लिए। और साथ प्रेस की एक बहुत बड़ी तादाद थी, स्टेट के मिनिस्टर्स थे, इसके अलावा करोड़ों लोग जो हैं वो टीवी पर उसको देख रहे थे जब वो आया है वापस पाकिस्तान। और जहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर उसको दिया, वहाँ पर मौजूद पुलिस के जवानों ने और साथ साथ वाटर कैनन से उसकी फ़्लाइट को वेलकम किया। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि जो डिस्टिंक्शन वो लेकर आए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसकी वजह कि 40 साल बाद एक तो मेडल आया है पाकिस्तान में। दूसरी चीज़ ये है कि पहले वो ऐसे एथलीट हैं जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते हैं पाकिस्तान के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाले वो पहले पाकिस्तानी हैं। चौथी चीज़ ये है कि ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। पांचवी चीज़ ये है कि उन्होंने तारीख की सबसे लंबी जैवलिन थ्रो के लिहाज से अगर देखा जाए तो इट वाज द 6th लॉन्गेस्ट थ्रो एवर, और 92.97 मीटर्स की ये थ्रो थी। पहले में उनका फाउल हुआ, दूसरी जो थ्रो उन्होंने की वो 92 मीटर्स की थी, और एक और थ्रो जो लास्ट थ्रो थी दैट वाज 90 प्लस एज वेल। रनर अप की बात करें तो भारत के नीरज चोपड़ा, जो कि अगर स्पोर्ट्स की टर्म्स में बात की जाए तो राइवल हैं अरशद नदीम के और वैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही वॉज द सेकंड वन। उन्होंने 89 प्लस मीटर्स की थ्रो की और सिल्वर मेडल लिया। लेकिन इससे पहले कि हम अरशद के करियर पे बात करें, जो कि बहुत से लोग कर चुके हैं, उसमें कोई नई चीज़ जानने के लिए आप लोगों के लिए भी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में ओवरऑल स्पोर्ट्स की हिस्ट्री क्या है, बाकी एथलीट्स किस चीज़ को सफ़र करते हैं और किस किस चीज़ से डिप्राइव्ड हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी कम है, फैसिलिटीज़ कितनी कम है, वो सारी बातें बाद में। लेकिन सबसे पहले ये कि वाई इज़ इट अ ग्रेट ऑनर टू विन अ मेडल इन दी ओलंपिक्स। उसकी वजह यह है कि ओलंपिक्स की तकरीबन 2700 साल पुरानी तारीख़ है, और ये वो कंपटीशन है जो कि एंशियंट वर्ल्ड में, कदीम दुनिया में शुरू हुआ था। तो ज़रा इसकी बात करते हैं कि पहले ओलंपिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है और ओलंपिक्स की पॉलिटिक्स क्या होती है, फिर हम अरशद नदीम पे आएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि एक छोटा सा सिटी जो कि एंशियंट ग्रीस में वाक़ था, ओलंपिया, वहाँ पर ये कंपटीशन शुरू होता है। इनिशियली इट वाज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल, ये मजहबी फेस्टिवल था, और ज़्यूस जो कि ग्रीक गॉड था उसकी ऑनर में ये फेस्टिवल करवाया जाता था। और शुरू में शैरियट रेसिंग थी, जनरल रेस हुआ करती थी। इसके अलावा आर्ट्स के कंपटीशन भी इसमें थे जिसमें म्यूज़िक था और चीज़ें थीं, ताकि एक कल्चरल प्रोडक्ट के तौर पे इस फेस्टिवल को यूज़ किया जाए। दो आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स at a world stage because they have been used by the political authorities in the countries. हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत से पॉलिटिशियंस ने गेम्स वगैरह इसलिए करवाना शुरू की कि उनके पॉलिटिकल अफेयर्स से उनका ध्यान हटा सकें, लेकिन आजकल की दुनिया में ये इसीलिए सिग्निफिकेंट बन चुकी हैं कि इससे रेवेन्यू एसोसिएट हो गया है, सॉफ्ट पावर की टर्म आ गई है और सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इसके बाद इग्नोर कर नहीं सकते इसको। तो ये चीज़ है कि इस फेस्टिवल और इस कंपटीशन को फ़िज़िकल फ़िटनेस के तौर पर भी मैनिफेस्ट किया जाता था, क्योंकि ग्रीक कल्चर में फ़िज़िकल फ़िटनेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको फ़िलासफ़र्स में भी दिखाई देती थी। अगर आप बहुत सी पेंटिंग्स भी देखें जिसमें प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल खड़े हुए हैं, डेथ ऑफ सोक्रेटिस की पेंटिंग देख लीजिए, उसके अंदर आपको दिखाई देगा मस्कुलर फिगर्स हैं, बिकॉज दे बिलीव्ड दैट अ साउंड माइंड कुड ओनली एग्जिस्ट इन अ साउंड बॉडी। सो दैट्स वाई इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रीक कल्चर। और 12 सेंचुरीज़ तक, यानी कि 12 सदियों तक ये ओलंपिक्स होती रहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम 776 BC टू द 4th सेंचुरी AD। और चौथी सदी में क्यों ये ख़त्म हुई? ये इसीलिए ख़त्म हुई कि तब क्रिश्चियनिटी जो है वो प्रिवेल कर गई और होली रोमन एम्पायर भी बन गई। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी की वजह से जो पेगन प्रैक्टिसेस थीं, यानी कि जो पेगनिज़म के रिलीजियस फेस्टिवल्स थे, उनको बैन कर दिया गया। तो 776 BC से लेके 4th सेंचुरी तक ओलंपिक्स होती हैं, बाद में डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, और उसके बाद में मॉडर्न ओलंपिक्स जो आजकल हम देखते हैं, इनका आगाज़ एज़ लेट एज़ दी लेट 19th सेंचुरी में होता है। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी बनती है और 1896 में फिर ओलंपिक्स रिज्यूम होती है, यानी कि सदियों के बाद। और उसकी वजह यही थी कि उससे पहले उसको बैन कर दिया गया। अब ओलंपिक्स में सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों कौमें इतनी एंथुजियास्टिक होती हैं कि यहाँ पर मेडल जीतना है, कम्पीट करना है? उसकी वजह यह है कि ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बन चुका है। अब जंगें डायरेक्टली तो होती बहुत कम हैं,
ऐसा नहीं होता किसी कौम को हराने के लिए आपको उसको इन्वेड ही करना पड़ेगा, ये तो हम सोचते हैं ना, असल में ये तो हमारी डिलूजन है। लेकिन दुनिया भर के ममालिक को ये क्लियर है कि अब अगर लड़ना है तो सॉफ्ट पावर से लड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड वॉर नहीं हो सकती, हॉट वॉर नहीं हो सकती, लेकिन अब आकर मोस्टली नेशनल राइवलरीज जो हैं वो स्पोर्ट्स के, खेल के मैदानों में सेटल होती हैं। तो इसीलिए ओलंपिक्स हमेशा से हैवीली पॉलिटिसाइज इवेंट रहा है। 1936 की ओलंपिक्स बर्लिन में होती है, वहाँ पर नाजी रेजिम थी उस वक्त, हिटलर की, और वो इसको यूज़ करते हैं एरियन सुप्रेमेसी दिखाने के लिए कि हम बाकियों से सुपीरियर हैं, और एंटी सेमिटिज़म का डिस्प्ले भी होता है, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज़ बर्लिन ओलंपिक्स को बायकॉट कर देते हैं, लेकिन फिर भी 49 कंट्रीज़ अटेंड करते हैं। साथ साथ अगर आगे चलें, लंदन में 1948 में ओलंपिक्स होती हैं, जर्मनी और जापान इसमें बैन कर दिए जाते हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो एलाइज के अगेंस्ट लड़े थे। 1956 की मेलबर्न ओलंपिक्स की बात करें तो वहाँ पर लेबनान ने, इजिप्ट ने और इसके अलावा इराक ने बॉयकॉट कर दिया क्योंकि स्यूज़ कनाल का क्राइसिस चल रहा था। साथ साथ नेदरलैंड्स ने, स्पेन ने, स्विट्ज़रलैंड ने बॉयकॉट किया क्योंकि सोवियत यूनियन ने हंगरी को इन्वेड कर दिया, उस पर एहतजाज किया। तो यहाँ पर भी पॉलिटिक्स दिखाई देती है। 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक्स होती हैं, तो वहाँ पर 10 दिन पहले एहतजाज शुरू हो जाते हैं। मैक्सिकन फोर्सेस स्टूडेंट्स पे गोलियां चला के 200 स्टूडेंट्स को मार देती हैं। 1972 की म्यूनिख ओलंपिक्स के अंदर पैलेस्टीनियन रेडिकल ग्रुप्स जो हैं वो तकरीबन 11 इसराइली एथलीट्स को असैसिनेट कर देते हैं, मार देते हैं, बदला लेने के लिए जो इसराइल ने फ़लस्तीन पे किया उस दौर में। तो यहाँ पर भी आपको एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन दिखाई देता है कि सियासी इख्तलाफात भी ओलंपिक्स के एथलीट्स के साथ सेटल हो रहे हैं। फिर 1980 में मॉस्को में ओलंपिक्स हुई और लॉस एंजल्स में 1984 में ओलंपिक्स हुई। तो 1980 की ओलंपिक्स का यूएस ने बॉयकॉट कर दिया क्योंकि वो रशिया में हो रही थी, और 1984 की ओलंपिक्स का रशिया ने बॉयकॉट कर दिया क्योंकि वो यूएस में हो रही थी। कोल्ड वॉर टाइम्स में भी ये राइवलरी चलती रही। तो आपको इससे अंदाज़ा ये होता है कि ओलंपिक्स को सियासी एक्सप्रेशन के तौर पे भी मुल्क इस्तेमाल करते रहे हैं। साथ साथ ये कि ये अपने कल्चर को दिखाने की भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हर कंट्री के लिए। बीजिंग में हुई कुछ सालों पहले, अब यहाँ पर हो रही है पेरिस में। तो कल्चरल डिस्प्ले भी दिखाई देता है कि टूरिज़म को बढ़ाने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है जब भी ओलंपिक्स का इनकाद होना होता है। नई रेलवेज़ बनाई जाती हैं, नए होटल्स बनाए जाते हैं, नए स्टेडियम्स बनाए जाते हैं, और साथ साथ टूरिज़म को अट्रैक्ट करते हैं मुल्क। हालांकि इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट पे करते हैं कंट्रीज़ जहां भी ओलंपिक्स रखवाई जाती हैं। यही वजह है कि इसकी होस्टिंग में कंट्रीज़ ग्रेजुअली अनइंटरेस्टेड हो रहे हैं। पहले ज़्यादा लोग आगे आया करते थे कि हमने ओलंपिक्स को होस्ट करना है, लेकिन अब वो कम होते जा रहे हैं, इसीलिए कि कॉस्ट बहुत बड़ी हो गई है, जिसको वो कट डाउन करने का सोच भी रहे हैं। और तकरीबन 3 बिलियन लोग टीवी पर देखते हैं, 3 अरब लोग। साथ साथ ये कि अप्रॉक्सीमेटली जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है पिछले 3-4 ओलंपिक्स की अगर निकाली जाए तो आज के डॉलर टर्म्स में $40 बिलियन बनती है। यानी कि एक मुल्क को अगर ओलंपिक्स का इनकाद अपने किसी शहर में करवाना है तो उसको $40 अरब चाहिए, जो कि बहुत सी इकॉनमीज़ के लिए वैसे ही इम्पॉसिबल हैं। लेकिन इसमें इतनी रिकवरी नहीं होती जितने पैसे लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब होती है तो इतने तो मीडिया राइट्स नहीं मिलते और इतने स्पॉन्सर तो नहीं मिलते जो इसको सेटल करवा दें। तो लोग इसको इसीलिए यूज़ करते हैं कि ये वो इनकम है जो हमने फ्यूचर में वापस लेनी है। जब यहाँ पर टूरिज़म शुरू होगा, हम कल्चर पूरी दुनिया को दिखाएंगे, 3 अरब लोग टीवी पर देखेंगे, तब यहाँ जो टूरिज़म आएगा वो हमारी रीपेमेंट है असल में। तो ये उनकी विज़न होती है इसके पीछे। तो ये तो हो गई ओलंपिक्स की तारीख़, और इससे आपको अंदाज़ा होता है कि 2700 साल पहले से एक इवेंट जो हो रहा है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर वो इतना सिग्निफिकेंट है, जो किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप से बहुत बड़ा है। उसकी वजह यह है कि वो एक लिमिटेड स्कोप वाली गेम है क्रिकेट की, अगर मैं बात करूं, जो चंद उन कंट्रीज़ में देखे जाती हैं जहां पर एंग्लो सैक्सन एम्पायर्स थी या फिर जहां पर कॉलोनाइजेशन की गई थी ब्रिटेन की तरफ से, वहां पर ये ट्रेंड चला गया। इसके अलावा तो दुनिया खेलती नहीं है। अफ्रीका में कितने कंट्रीज़ खेलते हैं? बहुत ही कम। इसके साथ साथ यूएस खेलता है, नहीं खेलता। चाइना खेलता है, नहीं। यूरोप खेलता है, ऑलमोस्ट नहीं खेलता। तो इससे आपको आइडिया होता है कि ग्लोबलाइज्ड स्टेज के ऊपर अगर कम्पीट करना है तो फिर ओलंपियन जो है दे आर वे सुपीरियर देन एन एवरेज क्रिकेटर। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेटर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड स्टेज के ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा डोमिनेटिंग और क्या प्रेस्टिजियस समझी जाती है। बिकॉज द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्टिंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ ओलंपिक्स विदाउट अ डाउट। अब आ जाते हैं अरशद नदीम साहब के जर्नी के ऊपर। उसकी वजह यह है कि उनको लेकर भी बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। इसके साथ साथ ये है कि कोई सपोर्ट नहीं थी। इनफैक्ट जैवलिन ख़रीदने के लिए भी गांव वालों ने पैसे डाले शुरू में, लेकिन
जब 2015 में वापडा का ट्रायल दिया उन्होंने, यानी कि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने सपोर्ट किया। अरशद नदीम ये कह भी चुके हैं कि शहबाज शरीफ ने जो डिपार्टमेंटल स्पोर्टिंग कंपटीशन करवाए थे वहाँ से मैं डिस्कवर हुआ। तो वहाँ से शुरू होने के बाद जब वापडा के 2015 के ट्रायल में ये पार्ट लेते हैं तो 56 मीटर की थ्रो कर देते हैं। वहाँ पर भी इम्प्रेसिव एक परफॉर्मेंस थी, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट वन, और नेशनल चैम्पियन बनते हैं 2 महीने बाद। उसके बाद में गुवाहाटी इंडिया जाते हैं और वहाँ पर 78 मीटर की थ्रो कर देते हैं। ये वो कंपटीशन है जहाँ पर नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते थे और अरशद ब्रॉन्ज जीते थे। तो फर्स्ट टाइम इन दोनों की भी कंपेटिटिव जो एक एक्टिविटी है वो देखने को मिली थी। आगे चल के सलमान इकबाल भट्ट इनके कोच बनते हैं और अथॉरिटीज़ भी इनको असिस्ट करना शुरू कर देती हैं। अब जनरल इंप्रेशन ये है कि बिल्कुल किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है, ऐसा अरशद खुद नहीं कहता। इनफैक्ट करोड़ों रुपए की इनकम उनको जा चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस। साथ साथ उनको मेडिकल ट्रिप्स जो यूके के थे वो भी गवर्नमेंट ने फ़ंड किए। साथ साथ 3 से 4 स्पॉन्सर्स भी दिए गए, जिसमें एक टेलीकॉम कंपनी है और एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक फैब्रिक्स की कंपनी है। उन सब ने भी फ़ंड करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि जब वो सरफेस पर आए उसके बाद किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उससे पहले सारी की सारी मेहनत अरशद की अपनी थी। बहुत से लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि अरशद के जीतने का क्रेडिट किसको जाता है, मेडल का क्रेडिट किसको जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ी स्ट्रेंज सी वीडियो बनवा दी कि वो रूम में बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं और उनको राना मशहूद मुबारक दे रहे हैं कि सर मुबारक हो, आपका विजन रंग ले आया। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक आदमी है जिसको क्रेडिट जाता है अरशद के गोल्ड मेडल का, और वो अरशद खुद है। उसकी वजह यह है कि जितनी एफ़र्ट उसने सिंगल हैंडेडली की है कि आप एक ऐसे मुल्क में जहाँ एक स्पोर्ट बिल्कुल ही अननोन है, कोई जानता तक नहीं है उसको, वहाँ पर आप जाके ओलंपिक रिकॉर्ड बना दें आउट ऑफ द ब्लू। आई थिंक इट इज़ नथिंग लेस दैन अ मैसिव एक्सीडेंट और अ मिरेकल। इसीलिए मैंने इसको ये भी कहा कि ऐसे ममालिक जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वहाँ अगर कोई ऐसा परफॉर्मर आ जाए तो वो एक्सीडेंट से कम नहीं कह सकते उसको। एंड इंडीड अरशद हैज़ बीन एन एक्सीडेंट as far as the infrastructural support is concerned, but his hard work has always been there and it only belongs to him and no one else। एक तो ये डिबेट आप सेटल करें कि इसको जाता है उसको जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो खान साहब को क्रेडिट दे रहे हैं इसका और उसके साथ तस्वीरें लगा रहे हैं, जबकि अरशद का बयान आ चुका है कि ये जो इन्होंने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म कर दी उससे इतना नुकसान हुआ कि जो खिलाड़ी थे उनके भी पेट खाली हो गए, उन्हें भी कोई रोटी देने वाला नहीं बचा। उस पर तनकीद की उन्होंने, क्योंकि वो फाइंड ही डिपार्टमेंट्स की हैं, वापडा के एम्प्लॉय रहे हैं ओवर द ईयर्स और तनख्वाह लेते रहे हैं उससे। दूसरी चीज़ ये है कि अरशद के हवाले से सियासत भी बहुत सी हुई, करंट गवर्नमेंट ने भी पॉलिटिक्स की, और हमारी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सिंगल हैंडेडली निहत्ता तनहा जीत के आया, किसी टीम के साथ नहीं जीता, यानी कि खान साहब को टॉन्ट कर दिया। और ये वो कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्ता लड़ा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कौमी हीरो बनते हैं जो 10-10, 12-12 लोगों के साथ जो है वो खेल के अपने आप को हीरो और चैंपियन समझते रहे कि तुम्हारे साथ तो 10-11 लोग थे, वो तो अकेला जीत के आया, दैट्स वाई इज़ बिगर देन यू। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिकल डिवाइड इस मुल्क में हो चुकी है, जिस वजह से ये सब कुछ होता है। और एक और भी डिबेट मैंने देखी जो इससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, वो ये डिबेट है कि अरशद ने जब जेवलिन थ्रो की 92.97 की, तो उससे पहले उन्होंने जो टर्म बोली, जो एक जुमला बोला, वो या अली मदद था। अच्छा, बहुत से लोग कमेंट कह रहे हैं कि नहीं, या अल्लाह मदद की बात हो रही थी, इसके ऊपर बहस हो रही है। तो ये भी एक बड़ा डायलमा है इस मुल्क के अंदर कि किसी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने से पहले ये देखना पड़ता है कि उसका पॉलिटिकल विजन क्या है, किस पार्टी को सपोर्ट करता है। अच्छा, एक मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें अरशद से ये पूछ रहे हैं आपकी ज़ात क्या है। बहुत से लोग कह रहे हैं आप जट हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं आप अराई हैं, आप क्लैरिफाई कर दें। तो पहले ज़ात भी देखते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखते हैं, फिर मज़हब देखते हैं, फिर फ़िरका देखते हैं इसके बाद कि कहीं अहले तशी तो नहीं है या कोई माइनॉरिटी फ़िरके से तो नहीं है, या फिर अगर अहले सुन्नत है तो फिर उसका क्या करना है। तो ये स्पोर्ट्स एक सेकुलर एक्टिविटी पाकिस्तान में रह के अनफॉर्चुनेटली रही नहीं है। मेरी क्रिकेट वाली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिक्लाइन किस तरह स्पोर्ट्स का यहाँ आया कि उसको आइडियोलॉजी से मैसिवली मिक्स कर दिया। मैंने भी ये सवाल इसीलिए किया लोगों से कि अगर अच्छा वो होता फिर क्या होता। तो ये अनफॉर्चुनेट डिबेट्स भी चल रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें सिर्फ सेलिब्रेट इस चीज़ को करना चाहिए कि ही होल्ड्स अ ग्रीन पासपोर्ट, दैट्स इट, दैट शुड बी इनफ। बट यहाँ पर होता नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल हर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और हर किसी को एसोसिएट करके प्राइड लेनी है अपने साथ और बाकियों को डिस्करेज करना है। तो ये राइवलरी जो कि हिंदुस्तान के साथ थी नीरज चोपड़ा के साथ, ये इतनी पॉजिटिव थी कि उनकी हमेशा फ्रेंडली स्टेटमेंट्स एक्सचेंज होती हैं और सबसे बेहतरीन बयान
जो मैंने इस वाक़े पर देखा वो नीरज चोपड़ा की जो मदर हैं उनकी तरफ से आया। उन्होंने कहा कि सिल्वर में मेरा बेटा जीता है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन गोल्ड भी जो जीता है वो भी हमारा ही बेटा है। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड करने लग रहा, गोल्ड उसका आएगा वो भी हमारा लड़का जो मेहनत करके सब जा रहे। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्टेटमेंट ने ये साबित कर दिया कि आप 70-80 साल इन्वेस्टमेंट कर लें नफ़रत फैलाने के ऊपर और आप कह दें कि भाई वो अलग हैं, हम अलग हैं, हमने उनसे बात नहीं करनी, उन्होंने हमसे बात नहीं करनी। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दरवाजे खोल देती हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट के। और बाद में अरशद की वालिदा ने भी इसको रेसिप्रोकेट करते हुए कहा कि बिल्कुल नीरज भी मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है। तो इन दो माओं ने अक्रॉस द बॉर्डर जो किया है, मेरा ख्याल है वो दोनों रियासतों के जो सियासी हथकंडे हैं उनसे बहुत बड़ा है और उनको बिल्कुल उसने वीकन कर दिया है। जो ये बयानात हैं जो बताते हैं कि इतना डिफरेंस नहीं था इस सॉइल के अंदर जितना हमने इसको आर्टिफिशियली बना दिया। सो दैट वाज वेरी कमेंडेबल एज़ वेल, जिसकी सोशल मीडिया पे तारीफ़ भी हो रही है। और ये उसी तरह की राइवलरी है जो किसी दौर में मिल्खा सिंह, जिसको द फ्लाइंग सिख कहा गया, मूवी भी बनी उनके ऊपर। तो मिल्खा सिंह साहब और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी एथलीट थे, रनर थे, अब्दुल खालिक, ये उसी की याद दिलाती है क्योंकि वो दोनों भी बड़ा कंपेटिटिव कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले चुके हैं। हाँ, वो ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं जीते, कोई और मेडल नहीं जीते, बट साउथ एशियन गेम्स में, डिफरेंट गेम्स में काफ़ी कंपेटिटिव रहे दोनों एज़ रनर्स एंड एज़ एथलीट्स। 1950s में उनकी राइवलरी बड़ी फेमस थी पाकिस्तान में। तो ये चीज़ है कि आपको स्पोर्ट्स एक मौका देती है कि आप एक सेकुलर एक्टिविटी के तहत आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपने इसको कम्युनल एक्टिविटी समझना छोड़ा तभी होगा ना ये। तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। अरशद नदीम को अब बहुत से लोग ऐलान कर रहे हैं कि इसको इतने पैसे दिए जाएंगे, इतना फ़ंड किया जाएगा, ये सब होगा, लेकिन जो आगे आने वाले हैं जिनके पास अभी कुछ नहीं है उनको क्या मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे एथलीट हैं जिनके पास पोटेंशियल थी लेकिन नहीं कुछ कर सके। नू बट की मिसाल ले लें, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत कर आए, लेकिन वो ओलंपिक्स में क्यों compete नहीं कर पाते? वो इसीलिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं और उनके ग्रीवेंसेस हैं, कोई सुनता नहीं है। हुसैन शाह की मिसाल है हमारे सामने, जो कि 1988 की सियोल ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीते थे बॉक्सिंग में। एक लोअर मिडिल क्लास घर से उठ के उनका ये हशर हुआ कि जो उनकी ज़मीन थी वो भी किसी ने कब्ज़ा करके होटल बना दिया वहाँ पे। मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया, जापान जाके एक लोकल क्लब में कोचिंग कर रहे हैं। उनका बयान था कि आई वुड हैव डाइड ऑफ हंगर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भूखा मर जाता, मेरे बच्चे भीख मांगते अगर मैं यहाँ रहता तो। उनका मेडल भी किसी काम नहीं आया। तो अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा ही हो जाए हमारे हर ओलंपिक एथलीट के साथ तो फिर कल को ये बेंचमार्क नहीं बन सकते, कल को लोग इनके फुटस्टेप फॉलो नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ एंटरटेनिंग एक्टिविटी तो होगी, जो कि मेरे नज़दीक जिस भी इनिशिएटिव की वैल्यू सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड वैल्यू हो तो उसको बिल्कुल कोई वर्थ नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये सॉफ्ट पावर इसीलिए बन चुकी है कि कंट्रीज़ इसके थ्रू इमेज बिल्डिंग करते हैं, टूरिज़म को प्रमोट करते हैं और साथ साथ सॉफ्ट पावर एक्सर्ट करते हैं। अब आप मिसाल ले लीजिए उन ममालिक की जो कि ओलंपिक्स की तकरीबन 120 साल तारीख में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। इसमें टॉप पर कौन है? यूएस। 2629 मेडल जीते हैं, 2600 प्लस। तो वो सिर्फ एक जंगी कौम नहीं है जिसने आके मुल्कों को इन्वेड किया है, वो हर सेक्टर में आ गए हैं। हॉलीवुड भी सबसे आगे है, फास्ट फूड भी उनका पूरी दुनिया में फैल गया, कल्चरल जो प्रोजेक्ट है उनका वो भी पूरी दुनिया में फैल गया, वेबसाइट्स भी सारी उनकी हैं। साथ साथ ये कि एथलीट्स की परफॉर्मेंस देख लीजिए, वो भी आपके सामने है। इसके अलावा आप ये देखिए कि बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशंस बहुत कम है लेकिन एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि एक स्पोर्टिंग कल्चर है वहाँ। ये नहीं होता कि घरों में कहा जाए कि बच्चा अगर खेल रहा तो बर्बाद हो गया, आवारा हो गया, इसको शर्म आनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो सिर्फ एक ऐसी रॉट लर्निंग वाली तालीम के पीछे लगा के बच्चों की यहाँ फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये स्पोर्टिंग कल्चर की प्रोडक्ट होता है। ये पैसे मिलने से एकदम एथलीट खड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए एक पूरा कल्चर चाहिए जहाँ से निकल के बच्चे आगे जाएं। क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में इतने क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं है? इसीलिए उनके वर्ल्ड कप्स का नंबर देख लें और हमारे का देख लें कितना है। इसीलिए जो हमारे यहाँ पे एक जीत गया वही आज तक आवाम के सर पे बैठा हुआ है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ही नहीं है आपके पास। जबकि वहाँ पर ये लॉफिंग स्टॉक है कि अगर जीत भी लिया वर्ल्ड कप तो इसमें क्या है। तो ये चीज़ है ना कि आप ये देखिए, मिसाल है डेनमार्क की जहाँ की 50 लाख आबादी है, 200 मेडल जीते हैं हिस्ट्री में, 200। इसके अलावा काज़ाकिस्तान की सिर्फ 1.5 करोड़ आबादी है, 71 मेडल्स हैं। मंगोलिया एक छोटा सा मुल्क है, 30 लाख आबादी है, 30 मेडल्स जीते हुए हैं।
और आप टॉप के कंट्रीज़ देखें कि टॉप 5 ऑल टाइम मेडल विनिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, उसमें नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे यूके है, नंबर 4 पे चाइना है, 5 पे फ्रांस है। आयरॉनिकली और अमेजिंगली ये 5 ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। यानी कि जो रियासतें दुनिया के फ़ैसले करती हैं, जो रियासतें एक वीटो करें तो कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं पाती, वो एक ऐसे कल्चर को डिनोट कर रही होती हैं जहाँ पर एक हेल्दी एथलेटिक कंपटीशन भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। वो सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग नेशंस नहीं होती, उसके मल्टीपल नुएंसेस होते हैं। और साथ साथ पाकिस्तान का इस मरतबा भी सिर्फ 7 एथलीट्स का डेलीगेशन था। 24 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 7 एथलीट जा रहे हैं। इट्स अ पॉइंट ऑफ शेम फॉर अस। उसकी वजह है कि यहाँ पर तो कोई भी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, मेल फंक्शनिंग है। फीफा ने हमें 2017 से 2022 तक वैसे ही बैन किया हुआ था, क्योंकि 2 ग्रुप्स फीफा की जो यहाँ पर लोकल पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन है एक दूसरे से लड़ रहे थे। फिर हैविली पोलिटिसाइज्ड इंडस्ट्री है, यहाँ पे हर चीज़ में करप्शन एग्जिस्ट करती है, डीपोलिटिसाइजेशन होती नहीं है, पीसीबी को भी डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में थे। तो इस तरह आपका ये ओलंपिक्स में जो डेलीगेशन जाता है उसका नंबर तो नहीं बढ़ सकता। आप देखिए यूएस के डेलीगेशन में 594 लोग थे, किधर 600 और किधर 7। हालांकि पॉपुलेशन में बड़ा फ़र्क नहीं है। फ्रांस 572 एथलीट्स भेजे वहाँ पे इस बार, ऑस्ट्रेलिया 460 एथलीट्स। छोटा सा मुल्क जिसकी 20 लाख की पॉपुलेशन है स्लोवेनिया, 90 एथलीट्स गए वहाँ से। पाकिस्तान से 24 करोड़ की आबादी से 7 गए, ठीक है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की मिसाल देखें कि वहाँ पर 50 मिलियन की पॉपुलेशन है, 195 एथलीट गए, और पाकिस्तान में 24 करोड़ में 7। तो अगर आपने अरशद की विक्ट्री को वाकई सेलिब्रेट करना है तो इसके साथ साथ रिफॉर्म की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी एक्टिविटी नहीं है ओलंपियन बन जाना और मेडल ले आना जिसकी सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड वैल्यू है। इनफैक्ट इट्स वे बिगर देन दैट। इट हैज़ अ सॉफ्ट पावर अटैच टू इट। इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और एथलीट्स को कुछ बनने से पहले सपोर्ट करना पड़ेगा। बाद में तो सब क्रेडिट लेते हैं उसका। अब आप देख लीजिए कि अरशद का क्रेडिट लेने वालों की लंबी फहरिस्त है। कोई कह रहा है मेरी वजह से हुआ, कोई कह रहा है मैंने किया, लेकिन जो अभी स्टेज तक पहुंचते ही नहीं हैं उनको कौन सपोर्ट करता है? कोई भी नहीं। तो एक तो इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक हेल्दी कॉम बनाना पड़ेगा इस कॉम को, कि बच्चों से बंदूकें छीन के उनको इस तरफ लेके आएँ कि कोई हेल्दी काम ही कर लें, कोई पढ़ें लिखें, कोई फ़िज़िकल फ़िटनेस पे फोकस करें, कोई कल्चर को हेल्दी बनाएं। और यहाँ पर जो घरों के अंदर एक पेट्रियार्कल निज़ाम है जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ इतनी ज़्यादा है कि बच्चे वैसे ही मेंटल पेशेंट बन जाते हैं इससे पहले कि वो किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में इंडल्ज करें, सिवाय एलीट के बच्चों के। कितने स्कूल हैं जिनके यहाँ पे ग्राउंड हैं, और कितने स्कूल्स हैं जहाँ स्विमिंग हो सकती है, जहाँ हॉकी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं? कोई भी नहीं है। 1% नहीं होंगे। तो एलीट्स के लिए तो एक और पाकिस्तान है, आम आदमी के बच्चे के लिए कुछ नहीं है। जब तक वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्रेडिट लेने वालों का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अ लॉट ऑफ अरशद्स आर वेटिंग फॉर यू to show heed to them. Thank you.